एक पुस्तक और 100 रुपए, इससे प्रभात प्रकाशन की शुरुआत हुई थी। पहले 3 महीने इस बात के लिए तरसते कि तो पता पूछने के लिए ऊपर चढ़ जाए। अच्छा। पुस्तक तो खरीदने की बात अलग है, हमारी किसी पुस्तक में कुछ भी असांस्कृतिक, अभारतीय, अराष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में कुछ होगा हम नहीं छापते। पहले हम लोग पुस्तक की 2000 प्रतियों की आवृत्ति करते, फिर 1000 प्रतियों की आए, फिर 500 कॉपीज पे आए। अच्छा। कितना नीचे जाएंगे? जबकि लगभग 100 करोड़ की आबादी हिंदी जानने बोलने वाली है। हाँ जी। तो इसलिए बहुत बड़े संकट के बादल छाए हुए हैं। एक चोर ने चोरी की, कवि है मराठी के मुर्वे, चोरी करके चले गए, सामान ले गए, बाद में पड़ा ये तो कवि की है, तो बाकायदा वहां छोड़ के आए और नोट बना के देके क्षमा मांगी कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपके यहाँ चोरी की। ओह, तो ये उन लेखक के प्रति सम्मान है, साहित्यकार के प्रति सम्मान। हमने जैसे पुस्तक छापी भारत के आक्रांताओं की कलंक कथा, तो उनको लोगों लगा आक्रांतों ने कैसे कैसे हम भारत के प्रतापी सम्राट। हमने पुस्तक प्रकाशित की महाराणा, उस महाराणा पुस्तक में 1000 वर्षों का जो संघर्ष रहा है आक्रांताओं के साथ, उसका निरूपण हुआ है। ऐसा इतिहास, ऐसे तथ्य जो अनजाने रहे, अच्छा, जानबूझ के छुपाए गए हमसे। तो भारत अब सच्चा इतिहास जानना चाहता कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। हाँ। तो गीता प्रेस के पास दिसंबर में सब उसके समाप्त हो गई, जितने स्टॉक थे उनके पूरे भारत में सब समाप्त हो गए। ये शक्ति है धर्म की। नमस्ते सर। नमस्कार। शिल्पकार सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, हमारे भाग्य बोलिए कि आप यहाँ हैं। आपका ये प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, मतलब इतने सालों से, जब मैंने अपनी मम्मी के सामने पहली बार बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो मम्मी का सबसे पहला रिएक्शन ये था, अरे मैं तो उनकी बचपन से पढ़ती आ रही हूँ बुक्स। तो मतलब सब दुनिया में आई थिंक एक ना एक बार कभी ना कभी आपकी कोई ना कोई पुस्तक से तो गुजरे ही हैं, वो एक जर्नी से गुजरे ही हैं। तो आज मैं आपकी उस प्रभात प्रकाशन की जर्नी आपसे जानना चाहती हूँ, और आप इतने बड़े शिल्पकार कैसे बने हैं, वो लोग आपसे कुछ सीख पाए, वो जरूर जानना चाहती हूँ। तो थैंक यू यहाँ आने के लिए। हाँ जी। और अगर मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करूं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पुस्तक और 100 रुपए, इससे प्रभात प्रकाशन की शुरुआत हुई थी। सर, वो जर्नी आप एक बार मुझे बताएं। इसकी यात्रा प्रारंभ की थी पिताजी ने। हाँ। हम तो उस यात्रा के सफलता के मार्ग पर आने के बाद पथिक बन गए, साथ चल रही। 1952 में मथुरा में पिताजी ने प्रारंभ किया। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एमकॉम LLB किया प्रयागराज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उनको वकालत करनी थी, परंतु लगा कि वो उनके बस का है नहीं। अच्छा। उतनी झूठ है वो सब करना, तो लगा फिर प्रकाशन शुरू करें, क्योंकि पैतृक व्यवसाय था। पिता हमारे दादाजी पुस्तकों के व्यवसाय में थे। अच्छा। लाहौर में हमारी एक शाखा थी, पुस्तकें बेचते थे, पर धार्मिक किताबें करते। तो 1952 में पिताजी ने प्रभात प्रकाशन प्रारंभ किया। ओके। 1952। हाँ। और फिर 1958 में दिल्ली आ गए। तो बहुत ही छोटी पूंजी के साथ यात्रा प्रारंभ की, और जो हमारा चावड़ी बाजार का कार्यालय जहाँ से प्रारंभ किया था, पिताजी हमको बताते थे कि पहले 3 महीने इस बात के लिए तरसते कि तो पता पूछने के लिए ऊपर चढ़ जाए। अच्छा। पुस्तक तो खरीदने की बात अलग है, हाँ। कोई भटकता हुआ व्यक्ति पता पूछने के लिए ऊपर चढ़ जाए, ये स्थिति। ओह वाह, अच्छा। तो वहां से यहाँ तक की यात्रा, वो सब उन्हीं का पुरुषार्थ है, हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर जी का। हाँ। उन्हीं की चलती हुई ट्रेन में हम लोग चढ़ गए। तो आपने जब से यहाँ पर कदम रखा, आपको कैसा, मतलब आप पहले तो हमेशा से यही चाहते थे कि या कुछ आपका प्लान था कि आप क्या करना चाहते हो? प्रकाशन क्या होता है उसको उस समय समझते नहीं थे। हाँ। जब तक पढ़ते थे तब तक इसका महत्व नहीं पता था। अच्छा। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से। मैंने भी मैं 2015। मैं तो फिर 1988 मैंने पास आउट किया। हाँ जी। तो लगा था कि सीए करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, हाँ। सब लोग भी कर रहे थे हमारे साथ। मैंने कहा देखो जो भी कुछ करो, अंततः मैं चाहूंगा कि यही आना।
अच्छा। इसी व्यवसाय में आए। हाँ। तो लगा जब अंततः यहीं आना है तो वहां 3 साल 5 साल क्यों लगाना। तो जिस दिन पहले दिन कॉलेज गए उसी दिन दोपहर को कार्यालय आ गए। ओ वाह, अच्छा अच्छा। तो ग्रेजुएशन और काम साथ में शुरू हो गया। कितनी आई थिंक छोटी उम्र ही होगी वो तो, 19 साल जितने वो कॉलेज। हाँ, अरे वाह। में 18 साल की आयु में आ गए। कैसी जर्नी रही है अभी तक की आपकी? संतोषप्रद, क्योंकि ये प्रकाशन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है केवल अच्छे लोगों से आपका संपर्क आता है। अच्छा। अच्छे विचारवान, नीतिगत लोग जो चीजों को समझते हैं, जिसका चिंतन होता है, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क आता है। और ये हमारे ऊपर है, हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करें जो समाज को दिशा दे सके, जो हमारा एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक कुछ आदर्श है वो समाज में हम निरूपित कर सके। तो ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करें। तो आप ऐसे कुछ, जब भी आपके पास कोई पुस्तक की ये छपना चाहती है तो ऐसे आप कुछ चूज करते हो किसी तरीके से कि हम कौन सी पुस्तक करेंगे या कौन सी पुस्तक नहीं भी करेंगे? वो पूरे पैमाने सेट है। कुछ चीजें बिल्कुल हमारा एक खाका बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं जनरली? जैसे हमारी किसी पुस्तक में कुछ भी असांस्कृतिक, अभारतीय, अराष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में कुछ होगा हम नहीं छापेंगे, समाज में विघटन करने वाला कुछ तत्व होगा हम नहीं छापेंगे, सामंजस्य बिठाने वाली पुस्तकें छापेंगे, सकारात्मक भाव जागृत करने वाली किताबें छापेंगे। कुछ भी छाप देना तात्कालिक लाभ के लिए वो हमारा लक्ष्य नहीं। उस बारे में बिल्कुल 100% हमारे यहाँ पे एक नीति। ओके। तो इसलिए लेखक भी देखते हैं, उसके विचार भी देखते हैं, कंटेंट भी देखते हैं, और पाठक की अभिरुचि क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा आराध्य पाठक। हम जो भी छापते हैं वो हमारे पाठक के किसी न किसी रूप में काम आए, उसे लगे कि पुस्तक पढ़ के मैं थोड़ा समृद्ध हुआ, तो उसके छापने का लाभ। तो आपके पास ऐसे मतलब जो लेखक हैं जैसे जो कभी चाहते हैं कि मैं छपवाना चाहता हूँ अपनी पुस्तक यहाँ ये प्रकाशन से, तो आपके पास उनका पूरा लेख लिख के आता है, स्टोरीज आती हैं, फिर वो टीम पूरी आपकी पढ़ती है और उसके बाद वो पब्लिकेशन में आगे जाता है? पूरी प्रक्रिया है। हाँ। कोई भी पांडुलिपि आएगी, हाँ, तो आजकल तो पहले तो लोग हाथ की लिखी पांडुलिपि भेज देते थे हमको। हाँ, हाँ। तो भेजते तो हमको बड़ा संकोच होता था, पांडुलिपि भेजी, उनके पैसे लगे, हम उसको वापस करेंगे, हमारे पैसे लगेंगे। अब सुविधा हो गई। हाँ। आजकल तो लोग मेल पे अपना ऑनलाइन भेज देते हैं। हाँ। हम उनसे कहते हैं कि अपना पूरी पुस्तक का एक प्रारूप, एक जिस्ट भेज दीजिए। अच्छा। संक्षेप भेज दीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स भेज दीजिए, भूमिका भेज दीजिए, अपना परिचय भेज दीजिए। अच्छा। एक अध्याय भी, हाँ, उससे थोड़ी कल्पना हो जाएगी, चावल का दाना निकाल के देख लेंगे कैसा है। हाँ। उसके बाद फिर पूरी पुस्तक मंगा लेते हैं, जब जिसकी अच्छी लगती है, जो हमको लगे कि हमारी इस परिधि में आती है, जो मैंने आपको बताया खाना बनाओ, या तो वो विषय हमारे यहाँ पहले ना छपा, ठीक है, अगर उसी विषय पर एक पुस्तक पहले से हमारे पास है, ऐसा विषय बचा है सर जो ना छपे हो? नई दृष्टि होती है। हाँ, दृष्टिकोण चेंज होता है। हमको लगता है कि हर चीज में हमेशा नवाचार होता है। हम आज से 25 साल पुरानी पुस्तक अपनी देखते हैं, 15 साल पुरानी देखते हैं और आज की देखते हैं, तो हमको लगता है हमने उत्तर विकास किया है, हमने गुणवत्ता के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया ही किया है। तो ये मुख्य बात है। तो कंटेंट को लेकर भी यही, क्योंकि कंटेंट सबसे प्रमुख चीज कंटेंट है। आवरण तो ठीक है, अच्छा बना दिया, उसके अंदर क्या है वो तो सबसे बहुत बड़ा नैतिक दायित्व होता है साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन का। साहित्य, हाँ, क्योंकि एकेडमिक्स में तो ठीक है, जो लिखा हुआ है 2+2 4 ही होगा, पर आप जो साहित्यिक किताबों के माध्यम से जो सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो एक सकारात्मक भाव जागृत कर सके, कुछ उसमें भ्रम पैदा करने वाली स्थिति ना हो, ये मुख्य बात। सही बात है। तो सर इसमें जैसे अब आपके पास बुक आई, आपने सेलेक्ट कर ली कि हम ये पुस्तक अच्छी है, हम ये छपवाना चाहते हैं, उसके बाद क्या होता है? मतलब आप अपनी साइड से सब डिजाइनिंग और कंटेंट लिखना, उसमें एडिटिंग करना, प्रोसेस तो लेखक प्रोवाइड करते हैं, हाँ, पर उसमें कुछ गलतियां हो वो सब उसका संपादन, संशोधन, परिमार्जन, हाँ, 3 स्टेजेस होती है। ठीक है। जो सामग्री आएगी वो किसी फॉन्ट में होगी, हम उसको हमने एक पर्टिकुलर फॉन्ट हमारा है, आपका सेट होता है पब्लिकेशन का, हमने अपना पूरा एक बना रखा है, हाँ, एक पूरी हमारी नियमावली है प्रकाशन की, फॉन्ट के बारे में, लेआउट के बारे में, वर्तनी के बारे में, वर्तनी ये चलेगी, तो उसका मानक रूप हमने निर्धारित किया है, उसके अनुसार सब पुस्तकों का प्रकाशन होगा। ओके। जितनी पुस्तकें होंगी सबका प्रारूप एक ही होगा। ओके। यानी कि
किसी एक लेखक के कुछ और हो, और कागज छपाई गुणवत्ता का एक हमने मानक बनाया। समझे। तो सर पर इसके फिर मैं थोड़ा ऐसे समझना चाह रही हूँ कैसे, क्योंकि जो लेखक अगर देख रहे हैं तो उनको भी पता हो कि कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं और कैसे सारा होता है, तो मैं इसलिए एक पूरा थोड़ा डिटेल में जानना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता और बहुत ही जानना जरूरी है। तो अगर अब ये हुआ कि आपने सेलेक्ट कर लिया बुक और ये छपनी है, पर उसमें फिर आप सारी अगर छपवाते हैं तो उसमें आपके भी तो इतने खर्चे होते होंगे, तो वो कैसे होता है फिर आगे? क्या होता है, पुस्तक जब छप के आती है ना तो पाठक को नहीं पता कि इसके पीछे कितना श्रम हुआ है। हाँ। सबसे पहले श्रम उस लेखक का, जिसने अपना बिल्कुल समय लगाकर, अपनी मेधा लगाकर पुस्तक का लेखन किया, तो सबसे पहले तो उस लेखक का श्रम। तो उसके बाद जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई संपादन करेगा, कोई प्रूफ रीडिंग करेगा, कोई डिजाइनिंग करेगा, लेआउट करेगा, फिर छपाई होगी, फिर उसका बाइंडिंग होगी, फिर उसका वितरण होगा, तो हम सब चीज की कॉस्ट होती है। तो प्रकाशक का ही सारा व्यय होता है। हाँ। सारा व्यय प्रकाशक का है। इसलिए मैं कभी कहता हूँ मजाक में अपने प्रिंटर्स को, बाइंडर को जो गलती कर देते हैं कि प्रकाशक खरबूजा है, कटेगा प्रकाशक। गलती तुम करोगे, तुम गलत छाप दोगे, तुम कहोगे ठीक है गलती हो गई, मैं दोबारा छाप दूंगा। हाँ। दोबारा छाप दोगे पर कागज तो हमारा लगेगा। हाँ, खर्चा तो हमारा ही होगा। तो खरबूजा प्रकाशक ही है। हाँ जी, बहुत व्यय साध्य काम है। हाँ। प्रकाशन करना बहुत व्यय साध्य है क्योंकि पुस्तक लिखना बहुत कठिन, छापना कंपैरेटिवली आसान है, पर बेचना सबसे कठिन। एग्जैक्टली। हाँ जी। इस समय जब हम देख रहे हैं कि पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई, लोगों का समय मोबाइल में, टीवी में अधिक लग रहा है, ऐसे में हिंदी में कम से कम पुस्तक संस्कृति को विकसित करने का बहुत बड़ा दायित्व है लेखकों और प्रकाशकों का। मराठी में, बांग्ला में, उड़िया में, मलयालम में, वहाँ पुस्तकें लोग खरीदते हैं। उसके उनके संस्कार का हिस्सा है, उनके जीवन का हिस्सा है। वहाँ कुछ भी उपहार देंगे तो पुस्तक जरूर देंगे। अच्छा। उत्तर भारत में लोग पुस्तकें उपहार में नहीं देते। हाँ यार, सामान्यतः नहीं देते। हाँ। दे भी दे तो उसको कोई विशेष महत्व नहीं देता। बहुत कम है अभी तो। ऐसा नहीं है कि पुस्तकों के प्रति लोगों का अनुराग नहीं था। पहले हम लोग पुस्तक की 2000 प्रतियों की आवृत्ति करते थे, फिर 1000 प्रतियों पे आए, फिर 500 कॉपीज पे आ गए। अच्छा। कितना नीचे जाएंगे, जबकि लगभग 100 करोड़ की आबादी हिंदी जानने बोलने वाली है। हाँ जी। तो इसलिए बहुत बड़े संकट के बादल छाए हुए हैं इसमें। तो उसमें ये भी है, हमारे सामने दोनों उदाहरण है। हमारी पुस्तक है द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता। हाँ जी। उस पुस्तक के 3 खंड है, ट्रायोलॉजी है वो। हाँ। उस त्रयी की हमने लगभग मिला के 3 लाख से अधिक प्रतियां बेच चुके हैं। ओह वाह। तो क्या है कि आपको पाठ की अभिरुचि का ध्यान रखना, पाठक क्या पढ़ना चाहता है। तो हम लोग इसी पे चिंतन करते रहते हैं कि जो पाठक की अभिरुचि हो उसके अनुसार पुस्तकों का प्रकाशन हो। पर पाठकों की अभिरुचि का मतलब ये नहीं है कि लोग मसाला फिल्म देखना चाहते हैं तो वैसी छाप दे। हाँ जी। वो तो हमारा जो बैरोमीटर, उससे पार तो कुछ होगा ही नहीं। जो सेक्स, हिंसा, वायलेंस ये सब दिखाते ना, वो तो बिल्कुल उसमें तो 0 टॉलरेंस है हमारी। तो ये तो पर सर बहुत भी पुस्तक में कुछ ऐसा आपत्तिजनक या कुछ होगा तो उसको चिन्हित करके उनको भेज देंगे कि ये हमारे संपादक को इंगित किया है, इसको या तो संपादन करके हटा दीजिए आपसे, नहीं तो हम हटाएंगे। अच्छा। हाँ। और वो सम्मान करते हैं इस बात, तो बात का सम्मान करते हैं। मैं आपको उसको चुटकुले के रूप में समझ लीजिए। हिंदी के बड़े व्यंग्यकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी पुस्तक आप छाप दीजिए। आपसे छाप देंगे, आप हिंदी के बड़े पुस्तक मेले में आने की, तो आप समय से दे देंगे। तो उन्होंने 5 रुपये भेज दी। मैंने संपादक को कहा इस पे काम शुरू कर दो। वो दूसरे दिन ही मेरे पास आया, बोले ये क्या लिया, बड़े द्वितीय संवाद है, ये है वो, चिन्हित करके दो। मैंने चिन्हित करके भेजा, उनको व्हाट्सएप किया, फोन किया, मैंने कहा सर ये तो मेरे नहीं चाहिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको कोई वेजिटेरियन पांडुलिपि दूंगा। तो मैंने उनसे कहा मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो पुस्तक मेले में उन्होंने कहा, हमारे स्टॉल में 10 लोगों के बीच में कहा कि देखो ये प्रभात जी का कन्विक्शन है कि उन्होंने कहा कि देखो किताब नहीं छपेगी, और फिर चुटकुला उन्होंने खुद सुना। असलियत में जो हमारा समाज है वो आपको बता। तो ये प्रतिमान हमको स्थापित करने पड़े, केवल पाठ की अभिरुचि को ध्यान में रख के ना, ये नहीं। पर सर ये जो आपने बोला बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आजकल जो आपने ई बुक्स हो गई हैं,
टीवी भी तो एक चीज है, पर बुक्स की भी बात करो तो भी वो पूरा डिजिटल जाता जा रहा है। में भी क्या है, उसका उतना प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। हम हाँ लोग बनाते हैं, हाँ, आप काफी एक्टिव है। ये बुक्स में सब बनती है, हाँ। पर उसको ज्यादा कुछ उसके लेने वाले नहीं। तो आपको क्या लगता? क्योंकि पढ़ने के प्रति अभी लोगों को रुचि जागृत, जब पढ़ने के प्रति एक अंदर भाव जागृत हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, जैसे हमको हमारे तो पुराने लोग बताते हैं कि देवकीनंदन खत्री की पुस्तक आई चंद्रकांता, तो उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। अच्छा, हिंदी सीखी कि ये पुस्तक आई, मुझे पढ़नी है। ऐसे हिंदी में स्वनाम धन्य लेखक होते थे जिनकी रचनाओं को लोग ढूंढते थे, कौन सी नई किताब आई है अज्ञे की, महादेवी जी की कौन सी नई पुस्तक आई है, निराला की कौन सी पुस्तक आई है, शिवानी ने क्या नया लिखा है। पर ऐसा नहीं है, दिन बाय दिन कम होता जा रहा है। लेखकीय मैं समझता हूँ दायित्व बोध की कमी है, लेखक भी आत्म केंद्रित होकर लिख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पाठक का प्रतिसाद उनको नहीं मिलता। पाठक अगर उत्साह से पढ़ेंगे, और कुछ ये भी है कि हिंदी में लोगों को सम्मान नहीं है लेखकों का। उत्तर भारत में हमें लोग बताते हैं कि मराठी में इतनी यशस्विता प्राप्त है। अभी एक ताजा उदाहरण है, एक चोर ने चोरी की, कवि है मराठी के मुर्वे, चोरी करके चले गए, सामान ले गए, बाद में पड़े ये तो कवि की है, तो बाकायदा वहां छोड़ के आए और नोट बना के देके क्षमा मांगी कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपके यहाँ चोरी कर ली। तो ये उन लेखक के प्रति सम्मान है, साहित्यकार के प्रति सम्मान है। कुसुमाग्रज जी का निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में 1 लाख लोग सम्मिलित हुए। हिंदी में बड़े से बड़े साहित्यकार चले जाते हैं, छोटा से कहीं छप जाती है खबर कि वो नहीं रहे। पर आपको क्या रीजन लग रहा है, ऐसा क्यों है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली? उदासीनता है हमारे पास। हम लोग असल में पराधीन मनोवृत्ति में रहे, लगातार हमारे पर आक्रमण होते रहे, तो हिंदी भाषी अपने आप को एक पराजित मनोवृत्ति के लोग हो गए, आघात झेलते रहे आक्रांताओं के, तो वैसा मानस बन गया। तो अब उनका गौरव बोध जागृत करने की आवश्यकता है। हम ऐसी ही पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं जो हमारा गौरव बोध जागृत, जैसे कि हमारे मतलब हमने जैसे पुस्तक छापी भारत के आक्रांताओं की कलंक कथाएं, तो उनको लोगों लगा रही आक्रांतों ने कैसे कैसे हम भारत के प्रतापी सम्राट, हमने पुस्तक प्रकाशित की महाराणा। उस महाराणा पुस्तक में 1000 वर्षों का जो संघर्ष रहा है आक्रांताओं के साथ, उसका निरूपण हुआ है। ऐसा इतिहास, ऐसे तथ्य जो अनजाने रहे, या जो जानबूझ के छुपाए गए हमसे। तो भारत अब सच्चा इतिहास जानना चाहता है। क्या था आखिर विश्व की 23% जीडीपी में हमारा रोल था। हमने एक पुस्तक छापी थी सर वी.एस. नायपॉल की कहने पे, नोबेल लॉरेट सर वी.एस. नायपॉल। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय अपने गौरवशाली अतीत का बोध नहीं करते। तो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेरित किया, हमने कुछ लोगों को लगाया इस काम पे, उससे लिखी द इंडिया दे सॉ। तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उन्होंने भारत के बारे में चीजें जो बोली हैं, हाँ, यहाँ के कला, विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य सबके विषय में, उसका संकलन, पूरा संकलन, ओह वाह। और 4 खंडों में द इंडिया दे सॉ पुस्तक है। हाँ, उसको लोगों ने बहुत सराहा कि ये देखिए ये है भारत जिसको हम जानते नहीं। तो नायपॉल पे लोग आरोप लगाते थे कि आप तो हमेशा भारत के विरोध में लिखते हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, बोलना मैं आपको हिलाता हूँ, झकझोरता हूँ, आपको भारतीयों को झकझोरता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है जो जागे। हमने पुस्तक लिखी, उन्होंने पुस्तक थी इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, अ वुंडेड सिविलाइजेशन। ओके, हमने हिंदी में छापा भारत एक आहत सभ्यता। तो छापी तो कई लोगों ने कहा कि तो नेगेटिव किताब है, हाँ, भारत की निंदा इसके अंदर ऐसा भी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जब उसका लोकार्पण हुआ, माननीय आडवाणी जी ने लोकार्पण किया, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक आप लोग को जागृत करने के लिए लिखी। तो सोचिए, लोग सोचते हैं, जानते हैं भारत की क्षमता क्या है। पर सर अब मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि शायद वो दौर वापस आ रहा है, धीरे धीरे भले पर आ रहा है। जो नई जनरेशन है ना, वो वापस आ रही है। ये सामाजिक चेतना जागृत हुई है लोगों में। हाँ, मैं इसको राजनीतिक परिवर्तन के कारण से मान सकता हूँ। गवर्नमेंट का भी काफी योगदान है हिंदी भाषा को, और काफी सरकार अपने स्तर पे कर रही है। हाँ, हमको लगता है कि हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। हर व्यक्ति का दायित्व है। डॉक्टर कलाम से मिलते थे, उनका बहुत आशीर्वाद था, उनकी सब पुस्तकें हमने छापी थी। तो वो कहते थे कि देखो, आपको जो काम मिला है, आप उस काम को पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ पूरा कीजिए। दूसरे से अपेक्षा मत कीजिए, आपको जो करना है आप पूरा कीजिए। तो प्रकाशन के क्षेत्र में हम जो कर सकते हैं हम वो करें।
इसी भाव से प्रकाशन। तो अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि आप हमें भी ये करने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि जो हम ज्ञान बटोरते आए हैं, सत्यनिष्ठा, सत्य बोलो, नैतिकता का ध्यान रखो, ये सब तो ठीक है, परंतु मुख्य बात है कि आप अपने जीवन मूल्यों को संरक्षित कीजिए। हमारा जो परंपरागत ये चला आ रहा है संस्कृति, इसको बचाइए। ये नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। सबसे बड़ी यही है, धर्म संस्कृति सबसे बड़ी चीज है हमारी। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, युगों युगों से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ है। हमारा दायित्व है इसको बचाएं और आने वाली पीढ़ी को उसको हम किसी भी रूप में दें, वो पॉडकास्ट के माध्यम से दें, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, पर उसको देना जरूरी है। और ये हमको चिराग का अंधेरा है ना, यहाँ कम दिखता है, विदेशों में जाते हैं तो वहां लगता है लोगों के अंदर बड़ी रुचि है। आपकी इंटरनेशनली जाती है बुक्स? कम जाती है, पर जो भी जाती है, जिन लोगों से बात होती है, वो लगता है नहीं कि भारत के अंदर, वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो विदेश में है पर उनको लगता है नहीं हमको जुड़े रहना चाहते हैं। बच्चों को यहाँ की कथाएं, यहाँ की नीति बातें, ये सब पता नहीं है। तो कौन सा ऐसा एक सेगमेंट है, जैसे अभी हमने धर्म की पुस्तकें अगर हो गई, तो ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा, अगर अभी की बात करूँ तो ज्यादा डिमांड है? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, इन विषयों में लोगों की रुचि जागृत है। अब ये जो आपने बात करी, इसमें आई थिंक रिलीजन की भी जितनी बुक्स हैं कि लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं आज, रामायण पढ़ना चाहते हैं, पूरा रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो गीता प्रेस के पास दिसंबर में सब उसके समाप्त हो गई। जितने स्टॉक थे उनके पूरे भारत में सब समाप्त हो गए। ये शक्ति है धर्म की। तो लोगों को लगा कि ये जो एक तरह से समझ लीजिए एक पुनर्जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, उसमें पुस्तकों की भूमिका है। तभी तो पुस्तकों से जो एक मतलब जब तुम पढ़ के जो एक चीज फील कर सकते हो ना, वो ये बात निश्चित है। पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में और किंडल पे पढ़ने में बहुत अंतर है। आप बताइए। पढ़ते हैं तो वो शब्द हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। हमको तो अपने बचपन की याद है, हम पढ़ते थे तो कहते थे वो बाईं तरफ को नीचे हो, वो इक्वेशन दे रखी है, वो कर लो यार, वो उसमें सब कुछ आ जाए। तो हम पढ़ते तो हमको पता है कि वो इस पृष्ठ पे ऊपर है, नीचे कहीं पे है। किंडल में ये सब संभव नहीं। पुस्तक में आप उसको मार्क कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। वो सर, मैं तो बोलती हूँ किताबों की जो खुशबू होती है ना, वो ही तुमको एक वो ले जाती है उधर। कहीं भी जाता हूँ सबको कहता हूँ बच्चों में पढ़ने का संस्कार डालिए। अगर बालपन में संस्कार पड़ गया पढ़ने का, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, कितना भी व्यस्त होता रहेगा, वो उसका प्रेम छूटेगा नहीं उसको। आखिर जिसकी रुचि होती है वो 3 घंटे निकाल के फिल्म देखने जाता है, ट्रैकिंग पे जाता है, सही बात जाता है। और जिसकी पुस्तकों में हो जाती है रुचि, फिर हो ही जाती है, बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। तो इसलिए बच्चों में पढ़ने का संस्कार डालें। दुर्भाग्य है कि न आज माता पिता पढ़ते, न उनके शिक्षक पढ़ते हैं। जब वो स्वयं नहीं पढ़ते तो बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें? घर में जब आते हैं तो कहते हैं बच्चों को मोबाइल देके, चल तू बिजी हो, हमको अपनी बात करना है, हमको टीवी सीरियल देख। तो ये कड़वा सच है समाज का। इसलिए सामाजिक परिवर्तन चाहिए, सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। इससे सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार से बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, ये सामाजिक काम है। हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे संतों को आह्वान करना चाहिए कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप सत्य साहित्य का भी पाठन करेंगे। तो ये उनकी ओर से एक आह्वान होगा, तो मुझे समझता हूँ कि परिवर्तन आएगा। आपके घर में सर, आपके बच्चों के लिए आपने कैसा माहौल रखा है? जब करते हैं वो चिराग का अंधेरा, वो जब यहाँ आते हैं उसके 4 पुस्तकें लेके जाते फिर रखी रहती, यही पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो क्या है, एजुकेशन ऐसी हो गई है, समय नहीं। विद्यालय से आए 3 बजे, थोड़ा सा खाया पिया, फिर ये ट्यूशन, ये खेल, हो गई रात का ना। पढ़ने के लिए समय काम लिया, जो पुस्तकें पढ़ने के लिए समय चाहिए अलग से। पुस्तक मेले में जाते हैं, बच्चा कहता है माँ मुझे एक किताब दिला दो, माँ कहते हैं तेरे पास बहुत किताबें, बहुत किताबें यानी एकेडमिक टेक्स्ट बुक जो उसके पास, तो वो बच्चे को घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बाहर जाके उसको 300 रुपए का पिज़्ज़ा खिलाती, 100 रुपए की पुस्तक नहीं खिलाती, 300 रुपए का पिज़्ज़ा खिलाती। सही है। तो आप मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप अटल जी के बारे में बात करते करते भावुक हो गए थे। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अटल जी के साथ आपने काफी समय व्यतीत किया है,
कैसा समय था वो, कैसी भावनाएं हैं? मतलब वो जो उनके साथ का समय था, हाँ. जो उनके साथ की बातें थी, वो आज हमें दिखने को नहीं। वो तो हमारी ऐसी थाती है, और मतलब लगता ही नहीं था कि हम अटल जी से मिल, इतनी सहजता। कब, कितने साल के थे आप पहले, कब की बात है? नहीं, अटल जी 1998 में तो प्रधानमंत्री बन गए, तो उनसे संपर्क परिचय तो 1990 से था। ओके। पिताजी के साथ मिलके जाते, पिताजी तो प्राण संपर्क है। हाँ जी, हाँ जी। हम संघ के स्वयंसेवक के नाते से इन सब लोगों से एक सहज संबंध रहता है, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग एक स्वयंसेवक हैं, परंतु वो निकटता, आत्मीयता रहती है। वो केवल एक भाव कॉमन है, हम सब स्वयंसेवक हैं। तो जो संघ का स्वयंसेवक होने का जो भाव है, वो हम सबको बांध के रखता है। तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, अटल जी ने हमारी अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया। हाँ जी। अटल जी ने, आडवाणी जी ने। हाँ जी। तो बहुत सहज संबंध थे। हमें कभी लगा नहीं कि हम प्रधानमंत्री के समय मांग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के यहाँ जा रहे हैं। फोन करते थे आडवाणी जी के यहाँ कि ताऊ जी बैठे हैं, बोले हाँ तो मैं आ रहा हूँ, जाते थे। क्योंकि उनको पता था ये किसी अपने काम से नहीं, कोई व्यक्तिगत काम नहीं है इसका काम क्या होगा, किसी पुस्तक में कोई भूमिका मिल जाए, किसी पुस्तक का लोकार्पण हो जाए, यही हमारा उनसे काम था। और वो सहज करते थे। आडवाणी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे पास सबसे अधिक पुस्तकें मैंने लोकार्पित की होगी प्रभात प्रकाशन की। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो जो 7RCR में पंचवटी नाम से एक हॉल बना था, तो वहाँ प्राय महीने में 2 महीने में हमारा एक लोकार्पण समारोह होता था। अच्छा। तो लोग कहते, और जलपान भी उनकी ओर से होता था। तो लोग कहते थे कि आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा व्यवस्था कर रखी है, प्रधानमंत्री के आओ, लोकार्पण अटेंड करो और जलपान भी करके जाओ। बस। आपकी कोई पहली पत्रिका भी उनके? हमारी पत्रिका है साहित्य अमृत। हाँ। तो वो हम लोग, शंकरदास शर्मा हमारे राष्ट्रपति जी थे, उनके पास गए थे। अटल जी, हमारे पिताजी श्याम सुंदर जी और विद्यानिवास मिश्र जी, हिंदी के बड़े साहित्यकार। तो वैसी साहित्यिक चर्चा होती, क्योंकि शंकरदयाल जी भी साहित्य के रुचि के लोग थे, अटल जी भी, अटल जी कवि भी थे। तो बात चली कि साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो रही है, कैसे चलेगा? धार्मिक बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, इतने बड़े बड़े समूह की पत्रिकाएं बंद हो गई, कैसे चलेगा? तो अटल जी का देखो, पत्रिकाएं इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो एक व्यावसायिक दृष्टि को लेकर चल रही। तो जब उनको लाभ नहीं मिला तो बंद हो गई। तो पत्रिका तो निकलनी चाहिए। तो बोले पत्रिका निकालने के लिए 2 लोग चाहिए, एक संपादक और एक प्रकाशक, या दोनों उपस्थित हैं। तो शंकर जी को लगा हो सकता है क्या? अच्छा, एकदम से अब्रप्टली बात शुरू हो रही है तो कैसे कहेंगे? तो ठीक है, हम विचार करके बताते। तो फिर एक दिन विद्यानिवास जी हमारे कार्यालय में आए, तो कहा भाई शंकरदयाल जी ने कहा है। अटल जी ने मुझसे पूछा क्या किया आपने, तो उन्होंने बात की, तो क्या करना है? तो मैंने कहा अच्छा हम विचार करते हैं। पिताजी ने हम तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो, पत्रिका प्रारंभ करने के लिए बहुत हम पे एक दबाव भी है और लगता है कि करना चाहिए। शुरू करेंगे तो बंद नहीं करेंगे, ये घाटे का सौदा है, पहले दिन से मान लो, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, निकलेगा नहीं। तो हमने कहा ठीक हम शुरू करें। तो पत्रिका प्रारंभ हुई, उसका प्रवेशांक हमने जाकर शंकरदयाल जी को भेजा। उस फोटो में अटल जी भी। फिर अटल जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो हमने 100वां अंक पत्रिका का उनको जाके भेजा। तो अटल जी का कैसा रिएक्शन था उनका? उन्होंने कहा 200 अंक होगा तो भी मैं आऊंगा। अरे वाह। तू भी मुझे आके देना। बहुत मतलब इसने बहुत था। और अगर मैं आपसे पूछूं वो लेखक कैसे थे तो आप क्या बोलोगे? मतलब वो जो थे वही उनके लेखन में था, वही उनके जीवन में था, कुछ अंतर नहीं, ऊपर कुछ और अंदर कुछ ऐसा नहीं। अटल जी आडवाणी दोनों में ऐसा, इतनी निकटता, इतनी मित्रता, इतनी आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान, जो आज के राजनीतिक क्षेत्र में दुर्लभ। और आपका, जब आप प्रभात प्रकाशन में आए, तो आपका, अगर मैं बोलती ना कि वो सबका एक पहला कोई प्रोजेक्ट होता है जो कुछ नया हमने किया, या कुछ पहली चीज जो आपको बहुत खुशी देती है अपने काम में, तो ऐसी कोई याद है आपको? सबसे पहले आए थे तो जो अलमारी किताबें रखती है ना, तो वो निकाल के धूल झाड़ के वापस लगाई। सच में? हाँ, मतलब जो लोग कहता है ना कि साहब, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि मैं अपने बेटे को पहले ट्रेनिंग कराऊंगा जाके, हमारे वहीं से ट्रेनिंग एक्चुअली वहीं से हुई है। बंडल बांधे हमने, वहीं से शुरू हुई। इसलिए पता है कोई चीज हमसे छुपी नहीं। प्रूफरीडिंग में भी हमको नहीं पता था नेहरू में बड़ियों की मात्रा होती है, उर्दू में छोटी की मात्रा होती है। क्योंकि 8वीं तक हिंदी पढ़ी, फिर संस्कृत ले ली नंबर लाने के लिए, फिर अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते चले गए, हिंदी पे ध्यान नहीं। अच्छा, पता ही नहीं था प्रकाशन क्या होता है। लोग पूछते थे क्या काम करते हैं, किताबों की दुकान है।
पता नहीं था प्रकाशन कितना बड़ा व्यवसाय बड़ा व्यवसाय है, कितना हाँ। सम्मान का है। हाँ। हमारे पिताजी बताते थे कि प्रकाशन को इतना सम्मान प्राप्त था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी जब वहाँ प्रयागराज में 2 बड़े प्रकाशक थे, वो जाते थे तो वो खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे। और आप प्रकाशकों की अपनी गति ऐसी बना ली है कि लाइब्रेरी में कहता है बाहर बैठिए, अभी समय नहीं मिलने। तो इसलिए बहुत प्रकाशन करना, हम कोई नई पुस्तक बन के आती है तो ऐसा लगता है किसी नए बालक का जन्म। तो आप हर पुस्तक आपके, मतलब जैसे अभी मैं आप काम कर रहे थे, मैं देख रही थी, तो ऐसे हर चीज आप कुछ जो भी छपने वाले वो पूरा आपके थ्रू जाता है? एक दृष्टि आप डाल सर। पर आप बोल रहे थे अपने इंग्लिश में, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, तो ये सब काम करते करते सीखी। इसलिए अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी आती है। अभी हमको सीखने की जरूरत है। और मैंने देखता हूँ कि अमित भाई कहते हैं कि मैं तो अंग्रेजी अखबार पढ़ता ही नहीं। हाँ। मैं तो हिंदी का अखबार पढ़ता हूँ। अंग्रेजी वाले कुछ भी लिखते रहे मेरे लिए, हाँ। मुझे परवाह ही नहीं। मैं गुजराती और हिंदी पढ़ता हूँ। नरेंद्र भाई हिंदी में बोलते हैं, तो हमको अपने अंग्रेजी बोलने की क्या आवश्यकता? सही, वो तो बहुत सच है। हिंदी से चल जाएगा, हिंदी से चलाएंगे ना। जिसको हमारी बात सुननी है वो सुनेगा हमारी बात। सच, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी बोलो, उसका क्या लाभ? हाँ, ये तो है, ये तो मैं भी बोलती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। मैंने कहा हिंदी बोलो ना यार, क्यों इतना ऐसे टूटी फूटी बोल के तुम्हें जबरदस्ती कूल बनना है। वो तो है। तो सर मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं आपका जो पूरा प्रभात प्रकाशन का दौर और पूरा कैसे कहाँ से आया है पूरा देख रही थी, तो उसमें एक था कि ISO 9001-2000 पहला एक प्रकाशन है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन का सर पहले मतलब क्या होता है? जैसे कहीं ना कहीं जो भी हम काम करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ISI ब्रांड, हाँ, तो ये मानक रूप होते हैं। जो मानक रूप हमने प्रकाशन के क्षेत्र में उन्होंने बताए, उसको हमने पूरा किया। मानक रूप सर आपको स्टैंडर्ड? अच्छा, ठीक है। कोई भी चीज होती है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। हाँ। हम जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो कहते हैं ISI मार्क है, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, समझ गए। तो यानी वो आप उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। तो प्रकाशन के क्षेत्र में जो उन्होंने आवश्यकताएं थी उसको हमने पूरा किया। उसमें सारे फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी, टाइम शेड्यूल, डिलीवरी, ऑफिस मैनेजमेंट, वर्किंग कंडीशन, सब चीजों को देखते हैं। बाकायदा ऑडिट होता है उसका। अच्छा, ओके। बाकायदा एक टीम है, टीम वो आके ऑडिट करती है। हाँ। सब चीजों को देखती है, साफ सफाई। ऐसे नहीं कि बस के कागज पूरा किया और सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया। हाँ, अच्छा। तो वो सब मानक हमने पूरे किए, जो कमी बताई उसको पूरा किया हमने। तो इंडिया में पहला आपको मिला है प्रकाशन हिंदी प्रकाशन में। तो अभी आप जैसे आपका इंग्लिश प्रकाशन भी है, बट आपका मतलब ऐसा प्लान है उसको भी बहुत आगे या हिंदी पे फुल फोकस रखना ही है? दोनों भाषाओं में प्रकाशन, दोनों में, पर हिंदी का आप रखोगे पूरा जितना? हिंदी तो है ही, अंग्रेजी पढ़ता रहे। हाँ। महात्मा गांधी ने कहा था ना, अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखो। हाँ। सब बाहर की अच्छी हवा आने को। तो हम भी अंग्रेजी में अच्छी साहित्य होता है साहब। मैंने तो सर इनफैक्ट आपका देखा, आप AI में भी काफी आ गए हैं अब, मतलब हाँ जी, उसकी लिमिटेशंस हैं। अभी हमको उस चैलेंज को पार करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, AI को लेके मन में अभी भ्रम है, भ्रांतियां हैं, संशय है। क्योंकि हमने जैसे अनुवाद के लिए किसी को सामग्री दी, उन्होंने इधर से आलू डाला उधर से सोना निकाला वाली पद्धति से 5 दिन में मैटर हमको भेज दिया। तो वो भाव नहीं आते। हाँ, भाव नहीं आते। क्योंकि ये प्रकाशन बड़ा एक पावन और पुनीत का काम है। इसमें शॉर्टकट से, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। बहुत धैर्य पूर्वक साधना का काम है। और हिंदी प्रकाशन तो बहुत साधना का काम है। मराठी वालों से पूछो, वो तो हर साल आवृत्ति कर देते हैं। हमारे यहाँ तो एक आवृत्ति होती है, 3 साल 4 साल में एक किताब बिकती है। तो धैर्य चाहिए। तो अभी सर कितनी अप्रॉक्स किताबें एक साल में बिकती हैं? एक दिन में 2 बिकती है, मैंने वो। हाँ, मतलब उस तरह से देखा जाए तो हम लोग, हमारे पास तो नंबर ऑफ टाइटल्स बहुत ज्यादा है। लगभग 3000 पुस्तकें हमारे सर्कुलेशन में है। तो कोई कम बिकती है, कोई ज्यादा बिकती है, तो एवरेज आ जाती है। अच्छा। और नई व्यक्ति के लिए कठिन है सर्वाइव करना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो जेस्टेशन पीरियड इतना बड़ा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और फिर कागज की महंगाई, पुस्तकें भेजने का व्यय, बुक सेलर्स का पैसा न देना, सब कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग पे निर्भर हो जाना, ये कई फैक्टर्स हैं जिससे धीरे धीरे पार पा रहे हैं। तो अभी आपका सर कैसा प्रॉफिट वगैरह कैसा चल रहा है? मतलब ठीक है, देखिए ये कुछ ना कुछ मंथर गति से चल रहा है, तभी हम कर पा रहे हैं। हाँ।
अगर नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर आपके अगर मैं प्लान्स पूछूं आगे के, अगर आपने, तो क्या प्लान किया है आगे? प्लान ये है कि अच्छी पुस्तकें छापते हैं। हाँ। अभी हम प्रतिवर्ष लगभग 250 से 300 नई पुस्तकें छापते हैं, नई पुस्तक। हम संख्या को और बढ़ाएंगे, अपना पाठक वर्ग विकसित करेंगे, ऐसी पुस्तकें छापेंगे जो पाठकों के लिए बहुत, वो कहीं मुझे तो चाहिए पुस्तक, मुझे पढ़ना ही है। कोई भी ऐसा विषय जो परिवार में बैठ के सब लोग एक साथ पढ़। तो उसकी आप ऐसे सर स्टडी करते रहते हो कि क्या आज मतलब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनकी अभिरुचि है, या क्या विषय हम ऐसे पब्लिश करें जिसमें अभिरुचि विकसित हो। रुचि विकसित तो हमको करनी है ना, यही बड़ा काम है। केवल जो आया छाप दिया ये भी नहीं है। आग्रह करके लोगों से पुस्तकें लिखवाते नहीं। वाह। तो सर फिर मेरे को इसमें ये भी पूछना है कि जैसे आपने अब हमारे जो हमने बात करी थी, तो काफी पुस्तकें ऐसी भी होती होगी बहुत बार जो अनसोल्ड रह जाती होंगी, उसका क्या होता है फिर? रखते हैं हाँ। इस आशा में कि कभी बिक जाएंगी। हाँ। या कभी कोई कार्यक्रम हो तो वहां वितरित कर दी, निःशुल्क किसी को दे दी, किसी संस्था को भेंट कर दी, मतलब कोई हम नष्ट नहीं करते। तो फिर जो हम समझ रहे थे, जैसे आपने पूरा सपोज 100 बुक्स आपने छपवाई, ठीक है, अब वो 100 बुक्स में पूरा आपका 100 बुक्स का खर्चा सब आपने उठाया। अब अगर वो 100 बुक्स बिक गई तो फिर उसमें आपका एक परसेंटेज रहता होगा और ऑथर का एक परसेंटेज रहता होगा, रॉयल्टी दी जाती है और आपका परसेंट। तो एक चीज जिसके लिए आप फेमस, मैं वो जानना चाहती हूँ, आप काफी पुस्तकों को बेस्ट सेलिंग पुस्तक बना देते हैं, वो कैसे करते हैं आप? वो कंटेंट बनाता है। हाँ। लोग उस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। हाँ। उसके कंटेंट से वो प्रभावित हैं, तभी उसको खरीद रहे हैं। हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं, हम तो केवल उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये उस पुस्तक का अपना भाग्य है, उस लेखक का कर्मशीलता है उसकी, कि उसकी पुस्तक लोकप्रिय हो। प्रकाशक तो उसको केवल पोषित कर रहा है, मुख्य काम तो लेखक का है। तो आप खुद भी लिखते हैं? पर नहीं, हम उतना समय नहीं है ना, वो मेरा हमको दी ईश्वर ने। हाँ, सो कितना मैं देखा सर आपकी कला, आप मॉडेस्ट है, पर मैंने देखा आपने इतनी जल्दी इतनी शब्द को एडिट कर दिया, मतलब ये सब सीख रहे हैं, विद्यार्थी हम लोग। हाँ। उसी रूप में वो भाव जागृत रहना चाहिए हमारा। हाँ। हमेशा सीखते रहना। हाँ। तो केवल उत्तरोत्तर विकास करना। एक अभी एक पाठक ने हमको पत्र लिख के भेजा है साहित्य अमृत के लिए कि देखिए इसमें इतनी त्रुटियां हैं। हाँ। उन्होंने कितने लेखक त्रुटियां हैं, तो मैंने उनसे कहा कि कृपया त्रुटियां बताइए ताकि उसका हम समाधान कर सकें। हाँ। तो उसको हम देखेंगे कहाँ कमी है, उसको ठीक करेंगे। क्योंकि निंदक नीरे राखे वाली बात, हमारे कमी दोष हमको बताएंगे तो उसका परिष्कार कर पाएंगे। केवल अच्छी अच्छी बातें सुननी अपने बारे में, वो हमारा संस्कार नहीं। अपनी गलतियों से सीखकर उसकी पुनरावृत्ति न करना, उस दोष को सुधारना, ये पहली प्राथमिकता है। तो इसलिए कोई भी पुस्तक आती है उसका संपादन संशोधन करना आवश्यक होता, हम करते हैं। करने के बाद लेखक की संस्तुति के लिए भेजते हैं कि आप उपयोग कर दीजिए, क्योंकि अंततः वो पुस्तक उनकी है। हाँ, उसमें कहीं कहीं हो तो बहस और विवाद का विषय होता है। हाँ। तो कहीं ना कोई मध्यमार्ग करके इसको पूरा करते हैं। पर लेखक को अपना हम जो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है वो जरूर रखते हैं कि इस बिंदु पे हमारी असहमति। तो बहुत बार सर एक ये जो जनरली जैसे आपका पब्लिकेशन हाउस है या मीडिया हाउसेस होते हैं जो पब्लिकेशन के, तो बहुत बार एक लाइन जो काफी ऐसे फेमस हो जाती है ना कि कुछ भी छाप दिया, तो आप उस चीज में जो पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि ये जिम्मेदारी इन हाउसेस की भी है कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते? तो ये तो हमारा नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि हम ऐसा कुछ भी ना छापे जो हमारे संस्कारों को प्रभावित करे, भारत की अस्मिता को पे आघात लगाए। ये कुछ भी नहीं छापना चाहिए। हर व्यक्ति का दायित्व है ये, हर भारतीय का दायित्व है कि वो जो भी काम करे उसमें ऐसा कुछ ना हो जिससे राष्ट्र को कोई आघात पहुंचता। उसी किसी एक्टिविटी से, किसी कर्म से कहीं देश को कोई आघात नहीं पहुंचना। ये सबसे बेसिक बात। वो तो बहुत जरूरी है, पर वही ना कहीं कुछ ना कुछ गैप हमेशा रह ही जाता है। तो उसको पूरा करने का काम तो साहित्य के माध्यम से हम कर रहे हैं। हाँ। खिलाड़ी अपने माध्यम से करते हैं, अभिनेता अपने माध्यम से करते हैं, सबके अपने जिम्मेदारी। सब अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक प्रकार से करें तो समाज एकदम ठीक बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर, आप इतने शिल्पकार, इतने बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, तो कोई एक इंसान जिसका मैं आपसे पूछूं कि ये इंसान आपको खुद बहुत प्रेरित करते हैं, वो कौन होंगे? एक का नाम लेना कठिन हो जाएगा,
कोई भी जो एक टॉप, एक कहेंगे हम अपने माता पिता को सबसे ऊपर मानेंगे। हाँ सही बात जो है। उन्होंने संस्कार दिए, हाँ। वही हमारे आज हम जो भी हम कर रहे हैं वो संस्कार उनसे तो मिले हैं, या संघ से मिले तो संघ को हम कह सकते हैं। या मान लीजिए हम अटल जी, आडवाणी जी, जो भी हमारे इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र के लोग रहे, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के जो लोग रहे, उन सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। हमेशा हमने अपने हाथ यूं रखे कि जिनसे जो प्राप्त हो रहा है उसको हम लेते रहे। वही हमारी शक्ति, वही हमारा संबल है। कभी आप मतलब इतने, मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, आप कितने मतलब ऐसे जमीन से जुड़े हुए, जो बोलते हैं ना, आप इतना बड़ा प्रकाशन चला रहे हैं। कुछ ये सब ईश्वर का हमारा इसमें कुछ नहीं। उसने हमको कभी नहीं आया है मतलब कुछ नहीं है, सब ईश्वर का विधान है। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो सब उसके कारण से कर पा रहे हैं। वही हमको जगाता रहता है, हिलाता रहता है। गलती नहीं करना, अपने जो पथ से उससे डिगना नहीं। तो सब कराने वाला वही है। अब तो आप पूरा कर्मा में और भगवान में बिल्कुल, सब करने वाला ईश्वर है। वो एक सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ कर रहा है। आपका यहाँ आना, बात करना, ये सब ईश्वर का विधान है। सब योगा योग। तो आप मतलब जो ये कुछ भी, अगर मैं आपसे अच्छा एक चीज पूछती हूँ कि इतनी आपकी लंबी जर्नी है, तो कुछ तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट आया होगा आपके प्रकाशन में या आपके करियर में या आपकी लाइफ में, जो आप मतलब बहुत ही आपको हर्टफुल रहा होगा। कैसे निकलते हैं आप उस केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं। संकट आया है, वही उसको पार करेंगे। हम केवल अपने को कर्मशील रखते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते, संकट से घबराते नहीं है। बहुत इतना विश्वास कैसे है सर? पर कुछ ईश्वर के बिना कुछ नहीं। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ, ईश्वर करने वाला सब वही है। कहते हैं सब ईश्वर के पास है, सब ठीक है। तो ये मेरा आत्मबल है कि जो कुछ करने वाला ईश्वर करने वाला है। आप केवल एकदम समर्पित भाव से अपने जिस काम को कर रहे हैं करते रहे, उसी से मार्ग प्रशस्त होगा। और आप आगे जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए क्या कहेंगे फिर? यही, कर्म में विश्वास रखो, ईश्वर में विश्वास रखो, सत्यनिष्ठा में विश्वास रखो और देश के प्रति समर्पित रहो। सबसे बड़ा उद्देश्य आज यही है। समाज में जिस प्रकार का विघटन और एक अलगाववाद दिख रहा है, उसमें एक ही मार्ग है, देश को उसको केंद्र में रखिए कि हाँ, जो कुछ मैं करूं वो देश को मेरे कैसे संवर्धित करेगा, देश को आगे बढ़ाने में कैसे मेरी भूमिका हो सकती है, ये भाव जागृत करना आवश्यक। पर ये बहुत डिफिकल्ट काम है। हो गया व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया, बहुत ज्यादा, मैं और केवल मैं, हाँ जी, तो बहुत ज्यादा। पता नहीं, वो बहुत ऐसा दौर है सर कि ऊपर आता है फिर नीचे हो जाता है। मतलब होता है ना कि लोग हमेशा रहा है, सुर असुर, दिन रात, उजाला अंधेरा हमेशा रहा है। हाँ जी, ये है, तभी तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये तो हमेशा रहेगा, पर हम हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि कोई हमसे कमी ना रहे, गलती ना रहे। आदमी जानता है जब गलत कर रहा होता है, पता मैं जानता है, एग्जैक्टली, हाँ जी, उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं, उससे बचना है। कोई आखिरी सा शिल्पकार सीरीज है हमारी, तो अगर एक इंसान अपनी कोई, जैसे हमने जो बात करी कि हर सेगमेंट में वो ऊंचाई पे, जैसे आपने बात करी कि एक तो ईश्वर पे विश्वास कि वो सबसे सर्वप्रथम चीज है, उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं एक इंसान को शिल्पकार बनने के लिए कौन सी वो 3 गुण अगर मैं आपसे पूछूं जो होने चाहिए, जिसके मतलब जिससे वो शिल्पकार बन सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो कर्मशीलता, सबसे पहले कर्मशीलता, अपने आप को काम में झोंकना पड़ेगा। आप ये टाइम पास करके काम नहीं कर सकते, पूरा झोंकना पड़ेगा। दूसरा, समर्पित भाव से उस काम को करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो करना पड़ेगा। अपने व्यवहार को ठीक रखना पड़ेगा। सफलता आपके सिर पर चढ़ के बोलनी नहीं चाहिए, ये बड़ी बात है। और बाकी तो जो सब वर्च्यूज है वो होनी चाहिए कि सबके प्रति सम्मान भाव रखना, आदर करना, देश के प्रति एक निष्ठा रखना, ये सब बातें इम्बाइब करनी पड़ेंगी, उसके बिना काम चलेगा। सर, आपसे बात करके पता चलता है जो देश का एक है ना जुनून, वो आपके बातों में पता चलता है कि देश के लिए आपको कुछ करना। वो लोग बोलते हैं ना कि यार देश है, चल रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। आपसे बात करके पता चल रहा है सर। तो सरोकार सबसे पहले अब जागृत करने पड़ेंगे, क्योंकि कठिन स्थितियां कठिन से कठिनतर होती जा रही हैं, इसलिए हमको और सचेत होना पड़ेगा।
बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो हमारी सरकार है, आप क्या बोलेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? तो अच्छा कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है, इसलिए तो जो अलगाववादी लोग हैं उनको अंदर बेचैनी है। नरेंद्र भाई तीसरी बार चुनकर आए हैं तो उनकी हताशा और बढ़ गई है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि नरेंद्र भाई अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। और पूरे विश्व में जो सम्मान बढ़ा है वो हम सभी देख रहे हैं। जिस प्रकार का उनको सब जगह जाते हैं, जो आदर सम्मान मिलता है, भारत के प्रति लोगों की जो धारणा बदली है, तो सब हम सबका सम्मान बढ़ रहा है ना। नरेंद्र भाई कहते हैं कि मैं जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करता हूँ तो मेरे पीछे 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति होती है। ये है उस व्यक्ति। आप मिले हैं उनसे? बहुत बार। कैसा एनर्जी है? नरेंद्र भाई का तो बहुत स्नेह रहा है इस संस्थान में। यहाँ प्रभात प्रकाशन में वो पहले बहुत आते रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो संघ के प्रचारक थे। ये हरीशा माथुर लेन में रहते थे। अच्छा। तो परिचय हुआ, संपर्क हुआ। जब मैं पहली बार उनके गया तो 1998 की बात होगी शायद। उस समय 3 लैपटॉप उनके पास थे, तो मतलब देख के चकित रह गया, 3 लैपटॉप। हाँ। तो तब से टैक्स सेवी थे। वाओ। और वो आते थे यहाँ, उससे देखते थे, उनकी पढ़ने की शुरू से रुचि रही है। हाँ। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो शपथ विधि में मैं गया था। हाँ। और कुछ दिन बाद उनके यहाँ से फोन आया कि मेरी पुस्तक है आपातकाल में गुजरात, उसका प्रकाशन करना है। वो प्रकाशन हमने किया। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। वाओ। तो नरेंद्र भाई से बहुत स्नेह के संबंध है। हाँ। बहुत बातें। तो कैसी ऊर्जा लगती है उनकी, कैसी एनर्जी लगती है? वो तो एकदम सादा के सामान्य व्यक्ति नहीं, असाधारण है, तभी वो ऐसे अद्वितीय काम कर पा रहे हैं। ऐसा तो फील होता है उनके साथ। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो इतने बड़े राष्ट्र नेता, और पुस्तक मेले में एक कार्यक्रम हुआ, पुस्तक मेले में आते दूरदर्शन की टीम आई, उसने बैठ लिया हमसे कि किस तरह के प्रकाशन है, क्या क्या आप कर रहे हो, देश में आइकॉन क्या है। तो मैंने बोला कि हम डॉक्टर कलाम हमारे नायक थे, वो नहीं रहे, अब लोग नरेंद्र भाई के अंदर नायकत्व देखते हैं, वो देश को प्रेरणा दे रहे हैं। जो कि 2-4 मिनट बोला, बात खत्म हो गई। उसके 1 सप्ताह बाद में उनके यहाँ गया, इन्हीं के साथ गया था। जब वहां गया तो उन्होंने कहा उस दिन तुम अच्छा बोल रहे थे। हाँ। तो मैं तो चकित रह गया कि विश्व पुस्तक मेला भारत में, दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला एक हो रहा है, उसमें दूरदर्शन पे एक छोटी सी बाइट किसी ने ली, उन्होंने कब देखी। तो ये कोई असाधारण व्यक्ति कर सकता ना हो के भी हर जगह, और देख भी नहीं मान लीजिए। परंतु जब प्रभात कुमार सामने आए तो उससे बताना, हम लोग तो किसी के पास जाते हैं तो हाथ पे काम लिख लेते हैं 4। हाँ। ये बात करनी है, अद्वितीय है। वाओ। तो इसलिए मैं तो उनको साधक मानता हूँ, वो व्यक्ति नहीं, वो असाधारण व्यक्ति है। और पूरी तरह से उन्होंने आपको देश के लिए झोंका हुआ। 1992 में हमने काम प्रारंभ किया था, पूरा मराठी से अनुवाद करके हिंदी में प्रकाशित किया। अटल जी ने उसके पहले 5 खंडों का लोकार्पण एक बार किया, फिर दूसरी बार 5 खंडों का किया। तो अटल जी ने कहा था उस समय कि आज एक महायज्ञ की पूर्ति हो रही है। प्रभात प्रकाशन का इसके लिए अभिनंदन की वीर सावरकर का वाङ्मय हिंदी में उपलब्ध कराया। तो वो अद्भुत था। वो केवल इसलिए कि सावरकर जी को हमारे ऑफिस में लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं, 10 खंडों की बड़ी किताब छाप रहे हैं, कहाँ बिकेगी ये। पर पिताजी का था कि नहीं, ये सावरकर जी का वाङ्मय तो मुझे छापना। और ये सब जो आपने जैसे बोला ना कि ये सारी जो पुस्तकें होती है ना, इनको हिंदी में पढ़ोगे ना तो जो भाव आएंगे ना, वो क्या है, सावरकर जी के बारे में जो भ्रम भ्रांतियां लोगों ने फैलाई, हाँ, उसका उत्तर है उनकी पुस्तकें जो उन्होंने लिखा है। और कल्पना कीजिए, मैं तो काला पानी गया हूँ, वहां पे देखा है मैंने। हाँ। वो काल कोठरी देखी है। अच्छा। मेरा बालक भी साथ में गया था, उस समय तो वो 7 ही वर्ष का था। उस अंधेरी कोठरी में इतने साल बिता देना, वहां पे नाखूनों से खुरच के दीवार में कविता पूरी लिख देना, असाधारण है। कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। हमारा जीवन व्यर्थ है बिना जाए वहां देखे हम। कैसे लोगों ने वहां पर झेला है, जो संतरास झेला है, हम आज की पीढ़ी नहीं जानती। हम उसको बोध कर ही नहीं सकते क्या क्या झेला हम लोगों ने स्वतंत्र भारत के लिए। मतलब ये हम लोगों का दायित्व है, आज की पीढ़ी का दायित्व है कि कम से कम उसको हम अपने जीवन आत्मसात कर लें, आने वाली पीढ़ियों को बताएं, क्योंकि हमारे बाद की पीढ़ी को कौन बताएगा।
हमको फ्री बताने वाले लोग थे, अब तक थे। अटल जी, आडवाणी जी सब बताते थे किससे। आडवाणी जी बताते थे, मेरे को पहली पुस्तक मिली द इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बोले मैं जब कॉलेज में अच्छे नंबर लेके आया तो मुझे पुस्तक उपहार में मिली सावरकर जी की, तो उससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तो ये आने वाली पीढ़ियों को बताना पड़ेगा ना क्या है। आपने जब ये पहली बार पढ़ा था ऐसा सब, तो वो तो मैं जब वो पढ़ रहा था उनकी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास, तो पढ़ते पढ़ते आंसू निकल रहे थे, क्या हो रहा है, मतलब लग रहा था कि फिल्म चल रही है क्या, ऐसा किसी व्यक्ति के हो सकता है क्या? हाँ, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। आज लोग कुछ भी उनके बारे में बोलते रहे, माफी मांगी है क्या, जाके देखो ना उस व्यक्ति को, वहां जाके देखो कैसी विषम परिस्थितियों में लोग जीते थे। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारी शासन व्यवस्था ऐसी बनी जिसने इन सब जो भारत के अमर सपूत थे इनको नेपथ्य में डाल दिया। राजनीतिक विद्वेष के कारण किया होगा, पर अन्याय तो किया ना। एक पूरी पीढ़ी को आपने समाप्त कर दिया। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया और उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए जो नरेंद्र भाई ने आह्वान किया स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय पर कि जो गुमनाम नायक हैं, ऐसे अनजाने नायक हैं, हुतात्मा हैं, उनके बारे में खोज खबर निकालिए आपके गांव में, आपके जिले में, तो उस पर बहुत काम हो रहा है। अनसंग वॉरियर्स जो उन्होंने कहा वो बहुत काम हो रहा है, बहुत लोग निकल के आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन था ही, उन्होंने आह्वान किया तो उनकी फैमिलीज आ रही हैं। हाँ, लोग निकाल के दे रहे कि हमारे गांव में ये हुतात्मा थे, अच्छा, बलिदानी थे, इन्होंने संघर्ष किया, स्वाधीनता आंदोलन में का योगदान था, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ। तो ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए संचित करने का काम कर रहे हैं। और बहुत जरूरी ये पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने आह्वान किया कि आपके गांव में कोई अगर ऐसे हुतात्मा थे, बलिदानी थे, तो उनका कोई सामान अगर है तो लाइए, यहाँ पे संग्रहालय बना रहे हैं। अच्छा, संग्रहालय बना रहे हैं इसी के लिए, तो जो ऐसे बलिदानी हैं उनकी कोई भी सामग्री मिल जाए तो उसको राष्ट्र को समर्पित कर देंगे, कम से कम वो धरोहर के रूप में रहेगा जिससे लोग प्रेरणा ले पाए। तो विजन तो बहुत बड़ा है उनका, दृष्टि बहुत बड़ी है। ईश्वर उनको ऊर्जा दे, शक्ति दे, आयुष्य दे, तो ये सब काम होंगे, जरूर होंगे सर। और आप जैसे लोग हैं तो पक्का होंगे। नहीं, आप लोग इससे संवाहक हैं ना माध्यम से। सर, हम आपसे सीख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है और सीख रहे हैं सर। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच सर।